कल अपन ने स्ट्रेट बार के लिए पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे बेंट अप बार के लिए। क्या लिखा हुआ है? समटाइम्स वी हैव टू प्रोवाइड बेंट अप बार्स फॉर द कंटिन्यूस स्लैब, है ना। तो बेंट अप बार्स हैड सम एक्स्ट्रा लेंथ, तो बेंट अप बार की कुछ एक्स्ट्रा लेंथ रहती है, क्योंकि अगर वो बेंड होगी तो कुछ एक्स्ट्रा लेंथ लगेगी उसमें, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एडिशनल लेंथ ऑफ वन बेंट अप। एडिशनल लेंथ ऑफ बेंट अप बार्स निकालेंगे, तो लिखो वहाँ पर एडिशनल लेंथ फॉर वन बेंट अप, ये डालना हेडिंग आप। ये हेडिंग डालना एडिशनल लेंथ फॉर वन बेंट अप। तो लिखेंगे आप फॉर क्रैंक्ड बार 45 डिग्री, फॉर 45 डिग्री क्रैंक्ड बार। क्रैंक्ड मतलब वही बेंट अप, या तो बेंट अप लिखो या फिर क्रैंक्ड लिखो। फॉर 45 डिग्री क्रैंक्ड आर बेंट अप बार, मतलब ये कोई बार अपन ने ऐसी 45 डिग्री पे बेंड कर दी, तो ये एक साइड से की या दो साइड से, तो वैसे नॉर्मली कुछ इस तरीके से बेंड की जाती है, ऐसे, है ना। ये हुक, ये हुक, तो एक तरीके से ये इतना सेक्शन अपन ने लिया है कि एक जो है एक क्रैंक्ड, ये इसकी एडिशनल लेंथ, इसमें जो एक्स्ट्रा लेंथ लगेगी वो कितनी लगेगी, देखो आप। इसमें लिखेंगे, ये डायग्राम बनाना आराम से। देखो आप, डायग्राम बना लिया। डायग्राम के बाद देखेंगे अब ट्रायंगल एबीसी में, ये ए है, बी सी, तो ए बी सी में अपन 45 डिग्री एंगल है तो cos 45 लिया, कुछ भी ले सकते हो, cos साइन जो भी तुम्हें लगे, लेकिन cos 45 लिया। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना, और इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका? ये AC, और हाइपोटेनियस क्या है? ये AB। तो cos 45 इज इक्वल टू AC अपॉन AB, और निकालना क्या है अपने को? AB पता करना है। AB की पहले कितनी लेंथ थी? D, लेकिन अब हो गया इतनी, तो ये कितनी, ये निकालना। तो AB को याद करेंगे तो 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो गए इधर उधर। तो अब AC अपॉन cos 45 बराबर से AB। cos 45 कितना होता है? इसको चाहो तो कैलसी से भी कर सकते हो। तो AC कितना है अपना? ये AC, ये मान के चला अपन ने D है। D मतलब यहाँ पर लिखना, D मतलब यहाँ होता है डेप्थ ऑफ सेक्शन, है ना। जो भी सेक्शन रहेगा तुम्हारा, उस सेक्शन का डेप्थ। तो ये D अपॉन 1/√2। cos 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये हो जाएगा √2D, और √2 मतलब √2 की वैल्यू 1.414T। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 1.414D। इसी को अप्रॉक्सीमेट कितना मान के चलते? 1.42D। तो 45 डिग्री बेंट के लिए एक साइड के लिए एक्स्ट्रा लेंथ कितनी हो जाएगी? वो निकालेंगे अपन अभी, क्योंकि ये पूरी लेंथ है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें कितनी है ये देखो, समझो आप। ये पहले ऐसी थी, फिर बाद में ऐसी हुई है, तो ऐसी तो D थी और ऐसी हुई है 1.4D, तो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होगी? 1.42। तो यहाँ लिखना एक्स्ट्रा लेंथ फॉर 45 डिग्री क्रैंक्ड या फिर 45 डिग्री बेंट अप। तो ये लिखना AB माइनस AC,
क्योंकि पहले ऐसी थी और बाद में ऐसी हुई है, तो ये ऐसे ज़्यादा होगी और ऐसी कम होगी, इसलिए ए बी माइनस ए सी। तो ये ए बी निकाला अपन ने 1.42D और ए सी था अपना डी, तो 1.42D माइनस डी, तो ये हो जाएगा 0.42D। तो एक्स्ट्रा लेंथ फॉर 45 डिग्री क्रैंक के लिए कितनी हो जाएगी ये 0.42D या फिर 0.45D। तो ये किसके लिए, एक साइड के लिए, ये एक साइड के लिए हुआ केवल। और ऐसी अगर ये देखो, ये जो था ये एक साइड का था डायग्राम, ये देखो समझो आप, ये तो ये एक साइड का था ये डायग्राम देखो, और ये दूसरा साइड है ना, तो ये हो गया टोटल और ये एक साइड का था, तो 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखना फॉर टू बेंट अप एडिशनल लेंथ, फॉर टू बेंट अप एडिशनल लेंथ 2 × 0.45D या फिर 0.9D, 2 से गुना करेंगे 9D। तो इसको कभी कभी या फिर अपन क्वेश्चन में जो सॉल्व करेंगे वो 1 डेप्थ मान के चलेंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी लेनी पड़ती है, अगर 45 डिग्री पर क्रैंक किए, बेंटअप किया, तो 0.9D अपने को जोड़ना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। 0.9D को कभी कभी डी, मतलब ये जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ सेक्शन, ये भी लेके चलते हैं, मतलब 1D, क्योंकि 0.9 है तो 0.9 को 1 ले सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। लेकिन जो एग्जैक्ट है वो 0.42D या फिर 0.45D, और यहाँ पर 0.49D 9D। तो ये तो हो गया जब 45 डिग्री पे क्रैंक्ड हो। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एडिशनल लेंथ फॉर 45 डिग्री बैंड, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ कब आया, ये देखो, ये क्वेश्चन आया था 2018 में, एस 2018 में। ये कैलकुलेट द एडिशनल लेंथ ऑफ स्टील बार फॉर 45 डिग्री बेंटअप, 45 डिग्री बेंटअप के लिए एडिशनल लेंथ निकालिए। तो आपको इतना करना है, नहीं कुछ याद तो सीधा सीधा डायग्राम वायग्राम बना के, नहीं याद यहाँ इतना कॉन्सेप्ट तो डायरेक्ट वैल्यू लिखने का, इतना ही नहीं भी याद रहा तो ये भी बराबर से 1.42D घटा देने का 0.45 और ये कर देने का। तो ये हो गया 45 डिग्री के लिए। आप 30 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पे लिखना, यहाँ पर डी क्या आता है, हाँ यहाँ एक चीज़ नोट कर लेना पहले, अभी इतना लिखा होगा तो उसके नीचे लिखना वेयर, ये जो डब्बा बनाया है ना मैंने, ये वेयर डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ बीम, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ बीम माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर। मतलब समझो आप, ये देखो, ये कोई बीम का सेक्शन है, अब भाई स्टील रॉड तो इतनी आएगी ना, तो ये डी और ये क्या हो गया, ये कवर छूटा, ये कवर छूटा, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ कवर। ये आप लिख के रखो, मैं इसको जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको पूरा। वेयर डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ बीम इन कवर, तो ये इसके नीचे लिखना था। अब हेडिंग डालेंगे फॉर 30 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार, तो 30 डिग्री के लिए भी डायग्राम बना लो। 30 डिग्री के लिए ध्यान रखना AC की वैल्यू D के बराबर नहीं होगी, क्योंकि 45 डिग्री में ये और ये सेम होता है, ये और ये। चलो 30 डिग्री के लिए लिखो, आप डायग्राम बनाओ, उसमें लिखो ट्रायंगल ABC साइन 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, मतलब BC अपॉन AB आ जाएगा। तो AB कितना हो गया अपना, वही इसको इधर कर देंगे AB को, और साइन 30 को इधर, तो AB बराबर से D बटे साइन 30। अब इसमें क्या है, अपने को AB भी नहीं पता हुआ है, AB भी नहीं पता हुआ है और AC नहीं पता, इसलिए AC के लिए क्या लेंगे अपन, tan 30 लेंगे।
AC निकालने के लिए tan 30, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब बेस अपॉन, सॉरी, लंब बटे आधार मतलब लॉन्गिट्यूडनल अपॉन बेस। तो ये हो गया लंब BC और ये हो गया आधार AC। तो tan 30, तो ये AC की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, AC की वैल्यू आ जाएगी D बटे tan 30। तो ये AC आ गया और ये AB आ गया। अब चूंकि अपने को पता है कि पहले AC था और बाद में हो गया AB, तो क्या हो जाएगा, AB माइनस AC। सेम लिखेंगे क्या, एक्स्ट्रा लेंथ फॉर 30 डिग्री बेंट अप, एक्स्ट्रा लेंथ फॉर 30 डिग्री बेंट अप बराबर से AB माइनस AC। यहाँ लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है शायद, तुम लोग लिख लेना, एक्स्ट्रा लेंथ फॉर 30 डिग्री क्रैंक्ड बेंट अप बार, AB माइनस AC। तो AB अपन ने निकाला इतना, AC अपना है इतना, तो AB की वैल्यू रखी, AC की वैल्यू रखी। अगर ये 1/2 1/√3 नहीं भी याद है तो कैलसीसी कर लो, आ जाएगा दोनों साइड से, ये आ जाएगा 2D और ये आ जाएगा √3, मतलब 1.732 आएगा, कैलसीसी कर लेना, आ जाएगा। D बटे साइन 30 को 1/sin30 कर लेना और D उसमें गुना हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 0.27D फॉर वन साइड क्रैंक, और टू साइड क्रैंक के लिए क्या हो जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेट मान के चला मैंने 0.3D। देखो इतना आया 0.7D, 0.27D को मैंने माना 0.3D ऑलमोस्ट। और अगर ये वन साइड क्रैंक के लिए, दोनों साइड क्रैंक हो तो 2 से गुना कर दिया, तो ये आगे 0.6D। तो 30 डिग्री के लिए कितना हो गया अपना, 30 डिग्री के लिए हो गया 0.6D, टू साइड के लिए, वन साइड के लिए 0.27D। तो इसका भी एक चार्ट बना लो छोटा सा, कि एंगल ऑफ बेंट अप और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री के लिए कितना है 0.27D, 45 डिग्री के लिए 0.45D और 60 डिग्री के लिए 0.57D। ये देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है एक्स्ट्रा लेंथ अपनी बढ़ती जा रही है। तो ये लिख लेना आप लोग। तो इस तरीके से अपने बेंट अप बार की टोटल लेंथ अगर निकालनी है, टोटल बेंट अप बार की लेंथ, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल लेंथ ऑफ बेंट अप बार इज इक्वल टू L, मतलब लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइड कवर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। मतलब जो लेंथ ऑफ मेन बार थी वो तो वैसा के वैसे ही है पूरा का पूरा, प्लस इसमें क्या जोड़ा है मैंने, एक्स्ट्रा डेप्थ, लेंथ नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक्स्ट्रा लेंथ। हाँ एक्स्ट्रा लेंथ लिख लो, या एक्स्ट्रा लेंथ लिखना और एक्स्ट्रा लेंथ के ब्रैकेट में लिख लेना एड वन डेप्थ फॉर सेक्शन। क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला एज इट इज लिखना, सब सही है, एक्स्ट्रा लेंथ भी लिख लेना। एक्स्ट्रा लेंथ के बाद ब्रैकेट में लिखना उसी में एक्स्ट्रा लेंथ क्या होती है, एक्स्ट्रा लेंथ वन डेप्थ ऐड करेंगे जो भी सेक्शन रहेगा उसकी। ये इसके बारे में अपन जब बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ेंगे ना तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी अगर बताऊंगा तो भूल जाओगे। आप लिख के रखो, सब समझ में आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज़ें हैं, ये थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है ये। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है स्टीरअप्स का, कि स्टीरअप्स क्या होती है। इसके पहले, इसके बाद लेंथ ऑफ वो भी रहती है, इसके बाद लिखना एंकर बार, हेडिंग डालना लेंथ ऑफ एंकर बार, और लेंथ ऑफ एंकर बार बना के बाद उसमें डायग्राम में कुछ इस तरीके से बनाना, हेडिंग डालने के बाद नीचे ऐसा बनाना।
है ना। ये बीम हो गई, और ये एंकर बार हो गया। तो लेंथ ऑफ एंकर बार लिखना हेडिंग, और उसके बाद फॉर्मूला उसका सेम लिखना जैसा मेन बार का लिखा हुआ था, L माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक। देखो मेन बार जो रहती है, मेन बार ऊपर की तरफ है ऐसी, और एंकर बार क्या रहेगी, ये नीचे की तरफ, है ना। क्या है, ये एक ही बीम के दो पार्ट है। फॉर्मूला मिट गया क्या? क्या लिखना है, जैसा मेन बार के लिए लिखा था वैसा, L माइनस ये अगर कोई बीम है तो ये हो गई मेन बार और ये हो गई एंकर बार, बस यही मेन है। तो मेन और एंकर बार की लेंथ सेम ही रहती है, तो हेडिंग डाल के वो लिख लेना। हो गया। अब हेडिंग डालना लेंथ ऑफ स्टीरअप्स, स्टीरअप्स लिखना। तो लेंथ ऑफ स्टीरअप्स क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्टीरअप समझने के लिए एक एग्जांपल ही समझा दे रहा हूँ मैं। देखो स्टीरअप्स की लेंथ मतलब क्या निकालना है, समझो आप। ये और ये यहाँ से ऐसा, है ना, समझो आप। ये जैसे देखा होगा आपने जब भी कॉलम वॉलम बने होंगे, तो यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से, फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ ऐसा रहता है ना। आखिरी में कोने में वो लोग 45 डिग्री पे मोड़ देते हैं ना ऐसा। ये कोई बीम है मान के चलो, ये देखो, ये जो ये ऐसे ऐसे गई हुई है ना, तो ये बीम है, और ये क्या है, स्टीरअप्स है कि नहीं। तो ये स्टीरअप की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, तो देखो इसमें क्या क्या घटाएंगे, ये घटाएंगे एक साइड का कवर, तो 2 टाइम्स ऑफ कवर तो घटाएंगे। देखो डायरेक्ट करते, मान के चलो एक बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है ये, जिसका सेक्शन है 300 इंटू 500, है ना, 300-500। तो स्टीरअप्स की लेंथ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कवर घटाएंगे दोनों में से, लेंथ में से। तो दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, तो ये हो गया 2 इंटू 300, ये 300 माइनस ये कवर और ये कवर, तो दोनों का कवर घटा दिया पहले, तो अपने को इतनी लेंथ मिल जाएगी, ये और ये, इसलिए 2 का गुना किया है। समझो आप लोग, ये जो 2 है, ये एक सॉरी, अगर अपन आड़ी के लिए 300 के लिए ले रहे तो ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। समझो आप लोग, ये और ये पता कर रहे हैं अभी अपन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब चूंकि ये देखो ये तो कवर है और ये भी कवर है, तो 2 टाइम्स ऑफ कवर, और ये अपने को टोटल पता हुआ है, तो ये टोटल 300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर, और ये ऊपर और नीचे सेम है इसलिए 2 का गुना कर दिया, तो ये इतनी और इतनी लेंथ आ गई। फिर अब चाहिए क्या, ये और ये, है ना, तो इसमें भी सेम है, लेकिन ये 500 वाला कवर और ये वाला कवर, और ये तो पता ही है अपने को, ये पता है, तो ये कवर चला जाएगा और ये वाला कवर चला जाएगा, और टोटल तो पता ही है अपने को। ये तो 500, ये जो 2 है ये इस साइड का है और इस साइड का है, और ये कवर, और एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे फिर अब उसमें अपन, ये जो 45 डिग्री बेंड किया है ना भैया,
ये वाला, ये 45 डिग्री की हुक है, तो 45 डिग्री के लिए एक्स्ट्रा लेंथ कितनी जोड़नी पड़ती है? 12D। ऊपर लिखवाया था, ध्यान देख लेना, पेज पलट के देख लेना, 12D। तो ये प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास कितना आ गया रे? ये पहले अपन ने देखो, आपने देखो, आप ध्यान से देखना मैंने कैसे कैसे निकाला। पहले लिखा है मैंने ये इतनी लेंथ आ गई, ये वाली। फिर मैंने लिखा है ये है ना, अब इतनी लेंथ आ गई। अब बचा क्या? अब बचा मेरे पास इधर का हुक और इधर का हुक, तो ये 2 टाइम्स ऑफ हुक, तो हो गई ना, आ गई पूरी लेंथ। अब देखो, ये देखो क्या हो गया, ये पूरी स्टीरअप्स की लंबाई हो गई, और ये भी ऐसी हो गई, पूरी लंबाई निकल गई ना, पूरी लंबाई। अब रिपीट करके देख लेना, मुझे समझ में आ जाएगा सब। कवर एज्यूम किया है मैंने 20 mm, तो इस तरीके से आ गया 1632, और ये मीटर में लिखना हो तो 1.6 मीटर। तो ये हो गई एक स्टीरअप। अब अगर कोई बीम है तो उसमें एक स्टीरअप तो रहेगी नहीं, इतनी लंबी बीम है, तो ये एक स्टीरअप हो गई यहाँ पर, फिर ये एक स्टीरअप, फिर ये एक स्टीरअप। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैसे निकालेंगे? तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स का फॉर्मूला लिखना, लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर बटे स्पेसिंग प्लस 1। मतलब कितने स्पेसिंग पे दिया हुआ है और उसमें कवर क्या छोड़ा हुआ है, प्लस 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि एक बीच में आती है ना, एक बीच में पकड़ते हैं और दोनों एक साइड दूसरे साइड। तो ये हो गया अपना थ्योरेटिकल पार्ट्स पूरा। अब स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी एक थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे जो तुमको आ जाता है कभी कभी, तो उसके लिए जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 5 बीम ऑफ RCC 1 to 4, साइज ऑफ बीम 5 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना 2016 में, S 2016 में। इसमें देखो, इसमें ना तो बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है, ना तो स्टील कुछ क्वांटिटी निकालना है। इसमें अपने को केवल स्टील क्वांटिटी निकालना है और मटेरियल की क्वांटिटी निकालना है। मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील निकालना है। तो बस उसी को समझेंगे एक बार। चलो, तो इसमें क्या दिया हुआ है, RCC का रेशियो 1 to 4 और साइज दिया हुआ है, और ये कितने बीम के लिए निकालना है, 5 बीम के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ RCC वर्क। क्वांटिटी ऑफ RCC क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LB इंटू H। तो लंबाई कितनी अपनी 5 मीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0.3 इंटू 0.6। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई अपने पास अभी 0.9, लेकिन ये किसके लिए, केवल एक बीम के लिए, 0.9 क्यूबिक मीटर। तो क्वांटिटी फॉर 5 बीम कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0.9, ये हो जाएगा 4.5 क्यूबिक मीटर। क्योंकि 0.9 एक बीम के लिए था, तो 5 बीम के लिए 5 से गुना कर दिया। अब देखो, ये जो बीम का जो क्वांटिटी, इसमें जो सीमेंट कंक्रीट लगेगा, तो सीमेंट कंक्रीट कितना लेते हैं 1 मीटर क्यूब के लिए, 1.52 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम। ये देखो, ये जिसको पढ़ा मेरे उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ नए हैं तो समझ लो। कंक्रीट वर्क करना है, मान के चलो 1 मीटर क्यूब में, तो इसमें मैंने कंक्रीट भरना है इतना। तो अगर इसमें 1 मीटर क्यूब में कंक्रीट भरना है, तो ड्राई कंक्रीट कितना लेंगे अपन, जो मसाला लेंगे वो 1.52 मीटर क्यूब लेंगे।
ये लेना पड़ेगा, तब जाके अपन 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट बना पाएंगे, इसीलिए ये लिखा जाता है यहाँ। ड्राई वॉल्यूम फॉर 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट इज इक्वल टू 1.52 क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर के लिए ड्राई वॉल्यूम लिया जाता है 1.52। तो भाई 4.5 के लिए निकालना है तो 4.5 से गुना कर देंगे, तो टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.52 इंटू 4.5। ये किसके लिए लेते हैं, सीमेंट कंक्रीट के लिए 1.52 लेते हैं। तो टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाएगा अपना 1.52 इंटू 4.5 इंटू तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.84 क्यूबिक मीटर। तो 6.84 क्यूबिक मीटर अपना टोटल ड्राई वॉल्यूम हो गया। इसमें सीमेंट भी है, सैंड भी है, एग्रीगेट भी है। तो अपन निकालेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो अब रेशियो दिया हुआ है 1:4, रेशियो 1:4 मतलब किसका है, M15 का है, नहीं M20 का होगा, M20 का है, हाँ सॉरी M15 का ही है, ठीक। M20 का 1, 1.5 एंड 3 रहता है। चलो किसी का भी उसका भी कोई मतलब नहीं है। देखेंगे अब कंक्रीट क्वालिटी ऑफ सीमेंट क्या रहता है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे अपन। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए ये लेना पड़ेगा जो टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेशियो। टोटल ड्राई वॉल्यूम अपना है 6.88, रेशियो दिया हुआ है 1, 2, 4, तो 1 + 2 + 4, और सीमेंट दिया हुआ है, ये सीमेंट है, ये सैंड है और ये एग्रीगेट है। तो सीमेंट 1 दिया है, सैंड 2 दिया, 4 एग्रीगेट है, तो 1 का गुना कर दिया सीमेंट के लिए, तो 0.97 क्यूबिक मीटर। ये क्या हो गया अपना सीमेंट हो गया। अब सीमेंट क्यूबिक मीटर में नहीं आता है, उसको लेना पड़ता है बैग में, इसलिए बैग में गुना करने के लिए 30 से गुना कर दिया, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी बैग आती है, 30 बैग। ठीक, तो इसलिए 30 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 29.31, मतलब लगभग 29 बैग, है ना। ये तो हो गई अपनी सीमेंट की क्वांटिटी। अब सैंड की निकालेंगे, तो अब लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्वांटिटी ऑफ सैंड लिखना 0.97 इंटू 2 मीटर। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सैंड में भी यही लिखना है, टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेशियो। तो ये तो जैसे ये 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये का ही है, बार बार लिखने से अच्छा जो आया है वही यहाँ लिख दो। अगर ये 1 से गुना करेंगे तो भी इतना ही आएगा, इसीलिए उसको ना लिखते हुए डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ लिख दिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि ये लिखने का तरीका यही है, लेकिन जब भाई इसकी वैल्यू 97 आने वाली तो बार बार क्यों कैलकुलेट करें अपन, इसलिए 0.97 ही लिख दिया मैंने। और सैंड कितना है रे, सैंड है 2, तो 2 से गुना कर दिया, तो 1.94 क्यूबिक मीटर सैंड आ गई। एग्रीगेट कितना है 4, तो इसको लिखा और 4 से गुना किया, तो 3.88 एग्रीगेट। एग्रीगेट को ही क्या बोला जाता है, कर्स सैंड ये बोला जाता है, हाँ। और ये होगी फाइन सैंड और ये होगी कर्स सैंड, ये होगी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट पता चलेगा, सैंड पता चलेगा, एग्रीगेट। अब निकालेंगे स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट कितना आ जाएगा, स्टील रेनफोर्समेंट कितना करना है अपने को, क्या निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, स्टील रेनफोर्समेंट पता नहीं है भैया अपने को। कैलकुलेट क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 5 बीम के लिए। और बीम के लिए मैंने तुमको पहले ही लेक्चर में समझाया था कि कितना % लेते हैं, 1 से 2% लेते हैं स्टील की क्वांटिटी, जब दी नहीं हो। तो अपने को नहीं दी है यहाँ, अब बीम है तो बीम में 1 से 2% तो लगना ही है, जो भी क्वांटिटी रहेगी उसका। तो मैंने एज्यूम करके चला 1.5% ऑफ स्टील। तो क्वांटिटी ऑफ स्टील क्या हो जाएगी 1.5/100, ये हो गया 1.5% इंटू जो भी क्वांटिटी रहेगी टोटल वो
टोटल क्वांटिटी कितनी थी अपने पास 6.84, तो ये हो जाएगा 0.1026 क्यूबिक मीटर। अब देखो स्टील क्यूबिक मीटर में थोड़ी आती है, स्टील आती है क्विंटल में, तो क्विंटल में चेंज करना पड़ेगा। तो वही डेंसिटी होती है 60,850 क्यूबिक किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मैंने मीटर लिख दिया, आप लोग मीटर क्यूब कर लेना उसको। तो 1 मीटर क्यूब में इतना आती है, तो इसको गुना कर देंगे इतने मीटर क्यूब के लिए। तो 7,850 इंटू 0.1026, तो ये आ जाएगी 805.45 kg, किलोग्राम में आई है। 805.41 किलोग्राम में आई है। तो किलोग्राम को क्विंटल में करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8.05 क्विंटल। तो ये अपना आंसर हो गया। तो सीमेंट कितना आ गया अपना, सीमेंट आ गया 29 बैग, सैंड आ गया इतना, एग्रीगेट आ गया इतना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको एस्टीमेट ऑफ आरसीसी बीम, आरसीसी स्लैब, कॉलम फुटिंग, सेप्टिक टैंक सब में काम आने वाला है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आराम से रिपीट करके देखो और समझो। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, आपको ये करना है। ये देखो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ आरसीसी वर्क फॉर बीम। इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालना है, केवल स्टील की क्वांटिटी निकालना है तुमको। तो ये करना है आपको, ये सॉल्व करना है। ये है 2018 का, ये होमवर्क है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें स्टील ही निकालना है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें भी सीमेंट एंड एग्रीगेट ले लेना, और रेशियो लेना हो तो लिख लेना 1 2 4 ही लेना। अगर किसी को सीमेंट एंड एग्रीगेट निकालना हो तो 1 2 4 ले लेना, अगर किसी को स्टील ही निकालना हो तो स्टील निकाल लेना। और ये है आपका होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, ये आया हुआ है 2017 में। आरसीसी बीम दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, 1 2 4 का रेशियो दिया और 4 बीम दिया हुआ है। तो इसमें 1 2 4 का रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके भेजेंगे मुझे, 2 होमवर्क के क्वेश्चन है।